बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम आप मेरे को बताओ कि कब तक की ये सीरीज चलने वाली है, कब कोर्स खत्म होने वाला है और कितने सेशंस लगने वाले हैं, सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं इस कोर्स का। एवरीथिंग विल बी आंसर्ड इन दिस क्लास। हे एवरीवन, दिस इज चेतना लालवानी एंड वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ एफएमवी। आज की क्लास में हम लोग वन ऑफ द मेजर एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एफएमवी का है उसको कवर करने वाले हैं एंड दैट इज फोरकास्टिंग। ओके, वेट, इसके पहले कि हम लोग क्लास को स्टार्ट करें मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी है। ठीक है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम आप मेरे को बताओ कि कब तक की ये सीरीज चलने वाली है, कब कोर्स खत्म होने वाला है और कितने सेशंस लगने वाले हैं, सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं इस कोर्स का। एवरीथिंग विल बी आंसर्ड इन दिस क्लास। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताने चाहूंगी कि ये एफएमवी कोर्स है, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स है। ठीक है, ये कोई 12th का कोर्स नहीं है जो आप लोगों ने इतना पढ़ा, बुक बंद की, एग्जाम दिया एंड इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। देखो, एक एग्जाम्पल के बेसिस पे समझाती हूँ। अगर आप कोई भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोर्स लेते हो, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है एंड आफ्टर दैट यू कैन से कि यार मुझे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है, बट क्या आपको 100% आता है? बस आप लोगों ने वो सर्टिफिकेट लिया, आप सीख गए, उसके बाद एंड है? नहीं, उसके बाद भी आपको अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट में जो नए टूल्स इंसर्ट होते हैं उसको सीखना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो जैसे चैट जीपीटी का आ रहा है, उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज करने का बेसिस सिखा रहे हैं, तो क्या आप वो नहीं सीखेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी सर्टिफिकेट ले चुके हैं? नहीं, टाइम टू टाइम आपको अपनी नॉलेज को अपडेट करना पड़ेगा, न्यू चीजें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीखनी पड़ेगी। इट मीन्स भले आप लोगों ने कोर्स को सीख लिया लेकिन 100% कभी नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि समय के साथ आपको अपने आप को एनहेंस करना पड़ता है, अपग्रेड करना पड़ता है। सेम गोज विद द फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन। तो क्या इसका मतलब ये कि वो हमेशा चलते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा? नहीं, एक लेवल के बाद जब आप बोलते हो कि मेरे को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है, उसी तरीके से फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन में भी एक लेवल के बाद आप जरूर बोल सकते हो कि यार मुझे एफएमवी की स्किल्स आती हैं। ठीक है, तो उसमें कब होगा? जब आप मेजर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लोगे, जैसे कि फोरकास्टिंग जो कि आज की क्लास में कवर होगा, डीसीएफ वैल्यूएशन आता है, डीसीएफ का मॉडल क्रिएट करता है। ये सारी चीजें आप जब कर लोगे ना, वैक के बेसिस पे डीसीएफ का करना, वो जब आप कर लोगे उसके बाद आप बोल सकते हो कि यार आई नो फाइनेंशियल मॉडलिंग। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें होती है। ओके, दूसरी चीज ये हो जाती है कि आप लोगों ने बहुत बार पूछा कि मैम कितने सेशंस लगने वाले हैं। मेरा ये मेन एम रहने वाला है कि मैं आपको फोरकास्टिंग पूरी सिखाने वाली हूँ, डीसीएफ मॉडलिंग वैल्यूएशन पूरा कंप्लीट करने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो हमारा वेक रहेगा उसके बेसिस पे डीसीएफ मॉडल हम पूरा प्रिपेयर करने वाले हैं, फोरकास्टिंग पूरा प्रिपेयर करने वाले हैं। इसके आगे क्लासेस, आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं, क्या वो कवर किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे? सी, अगर डिमांड आती है आप लोगों की, अगर मुझे ऐसे लगता है कि देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो सीरियसली इस क्लास को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उन लोगों को रिक्वायरमेंट है जेन्युइनली, तो मैं उनके लिए बिल्कुल इस क्लास को प्रिपेयर करूंगी। देखो, होता क्या है ना कि आप लोगों को लगता है कि यार 15-15 दिन में क्लास आ रही है। आई नो आई एम वेरी इनकंसिस्टेंट, बट मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हूँ, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हूँ, जहां पे मैं बिल्कुल मिस्टेक नहीं कर सकती। आप लोग मुझ पे रिलाय कर रहे हो और मैं ऐसा मानती हूँ कि आप लोग मुझ पे रिलाय कर रहे हो और मेरी इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा एक्यूरेट एंड अप टू डेट होनी चाहिए। मैं किसी भी एक पॉइंट पे गलत नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट ने मेरी फोरकास्टिंग वाली क्लास ली, अगर मैंने गलती से स्लिप ऑफ टंग की वजह से एक पॉइंट गलत बोल दिया और उसने मेरी बेसिस पे कहीं इंटरव्यू दे दिया और वहां पे उसने गलत बोल दिया, उसका इंटरव्यू गलत हो गया, सो उसकी वजह से मुझे कितना बुरा लगने वाला है। सो इस वजह से मैं बहुत ज्यादा जो रहती है क्लास को प्रिपेयर करने से पहले डेटा कलेक्ट करती हूँ, अपनी डेटा लगाती हूँ और उसको इस वे में डिजाइन करती हूँ कि वो बहुत इजी वे में अंडरस्टैंडेबल हो आप लोगों के लिए। तो उस पे बैकग्राउंड वर्क जो रहता है, एक ही क्लास को प्रिपेयर करना, उसको किस तरीके से मैं प्रैक्टिकली परफॉर्म करूँ, किस तरीके से उसको पोर्ट्रे करूँ, ईच एंड एवरीथिंग, थ्योरी कवर करूँ, ईच एंड एवरीथिंग जो मुझे कवर करना रहता है उसको किस बेसिस में करूँ कि आपको ईजी टू अंडरस्टैंड हो, ये सारी चीजें मुझे उसमें कवर करनी रहती है। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आज की क्लास क्योंकि आप लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आ रही थी, नेक्स्ट क्लास कब आएगी, नेक्स्ट क्लास कब आएगी, इसलिए मैंने अपने काम को आधे में रोका और मैंने आज फोरकास्टिंग की रिकॉर्डिंग करके अभी अपलोड कर दी है। अभी जो आज मेरा वर्क चल रहा था वो डीसीएफ मॉडलिंग और वैल्यूएशन के ऊपर चल रहा था एंड मैं चाहती थी करके एक बार मैं उसकी पूरी डिटेल बना लूं, उसके बाद एक साथ शूट करके हर दिन में
उसकी वीडियो को डाल दूं बिना एक दिन का गैप रखे। उसके पीछे रीजन ये था, डीसीएफ ऐसी चीज है कि उसके बीच में नहीं चाहती थी कि ब्रेक हो, और इतना लंबा ब्रेक तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसलिए मैं पहले पूरी डिटेल बैकग्राउंड में प्रिपेयर करती, जिसकी वजह से मुझे इतने दिन लग रहे थे। बट क्योंकि आप लोगों की रिक्वायरमेंट आई तो मैंने आज फोरकास्टिंग की थ्योरी डाल दी है। कल फोरकास्टिंग का प्रैक्टिकल आ जाएगा एंड उसके बाद मुझे थोड़ा सा समय दो, डीसीएफ का पूरा डिटेल में प्रिपेयर करूंगी। पूरी हम लोग जो परफॉर्मेंस है एक्सेल में वो करेंगे, उसके बाद एक साथ डीसीएफ की क्लासेस ला दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जो रहेगा, जो भी रिक्वायरमेंट है अपन देख लेंगे। अगर रिक्वायरमेंट होगी आप लोगों की तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट ये कहना चाहती हूँ, टाइम इतना ज्यादा इसलिए लगता है क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं फिजिकली आपको पढ़ा रही होती, सामने फेस टू फेस होता क्लासेस, तो मुझे पता रहता कि कौन है मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है, किस टाइप का उनको एक्सप्लेनेशन चाहिए रहती है, क्या उनको इजी लगता है, क्या उनको हार्ड लगता है, कौन सी चीज मेरी सही जा रही है, कौन सी चीज गलत जा रही है, ये सब चीजें मुझे पता रहती। तो उसके बेसिस पे मेरे लिए इजी हो जाता क्लासेस जल्दी बनाना एंड उसको अपलोड करना। बट क्योंकि एज यूजुअल मैं कहती हूँ वीडियोस में कि आप मुझे बताओ कि अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ में आ रही है, या मेरी कोई ऐसा वे है जिसको मुझे इंप्रूव करना है, लेट मी नो, ताकि मैं उसको इंप्रूव करूँ नेक्स्ट क्लास में। या कोई चीज अच्छी लग रही है तो मुझे पता रहे कि अगर वो अच्छी है मतलब मुझे उसको मेंटेन करके चलना है, ताकि वो नेक्स्ट क्लास पे भी मैं वैसे ही एक्सप्लेन करूँ ताकि स्टूडेंट को समझ में आए। बट ऐसा कोई रिस्पॉन्स मुझे कहीं नहीं मिला। सो उसके कारण मेरे लिए ये हार्ड हो जाता है कि ये समझना कि यार मैं उसको कैसे पोर्ट्रे करूँ अपने शीट पे कि आपको वो आपके दिमाग में घुस जाए। एंड सी आई एम नॉट बेगिंग फॉर द कमेंट्स, नॉट एट ऑल, वो चीज नहीं बोल रही हूँ। आई जस्ट वांट टू नो कि जो मैं इतने एफर्ट्स डाल के समझा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अगर नेगेटिव पॉइंट है लेट मी नो कि यार ये नहीं समझ में आ रहा है। सी मैं भी वीडियो बना रही हूँ एंड आप भी अगर उस वीडियो को टाइम निकाल के देख रहे हैं एंड अगर पता भी नहीं चले कि वो वीडियो इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से सही नहीं जा रही है, या लोगों को इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से समझ में नहीं आ रहा है, तो वो दोनों का ही वेस्ट ऑफ टाइम होने वाला है। मैंने भी बना लिया बट समझ में किसी को नहीं आया, आपने भी देख लिया बट आपको समझ में कुछ नहीं आया। सो एटलीस्ट मुझे पता रहेगा कि क्या चीज है। अगर वो सही है तो अच्छी बात है, पता रहे मैं उसी को मेंटेन करूं, गलत है तो मैं उस पर काम करूं। तो वो चीजें मुझे नहीं पता रहती है, तो उस वे में मुझे 50 बार शीट को चेंज करना पड़ता है, एक्सेल की शीट को चेंज करना पड़ता है। और मुझे हर बार ऐसा लगता है कि यार नहीं, इस वे में समझाऊंगी तो शायद समझ में ना आए, तो मैं उसको नेक्स्ट एक अल्टरनेट वे में कन्वर्ट कर लेती हूँ। सो ये रीजंस रहते हैं मेरे क्लास के डिले होने के बेसिकली, ठीक है। सो थोड़ा वेट कीजिए, डीसीएफ मॉड्यूल डीसीएफ आएगा, फोरकास्टिंग आएगा एंड यहाँ पे हम लोग कोर्स को पॉज देंगे। अगर रिक्वायरमेंट लगेगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर रियली इंटरेस्टेड होंगे यार, तो मैं बिल्कुल आगे भी इसको समझाने वाली हूँ। ओके, सो क्लास पे हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, आज की क्लास को अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले कि हम लोग डायरेक्टली एक्सेल शीट पे जाएं एंड फोरकास्टिंग को परफॉर्म करें, उसके पहले मैं चाहती हूँ कि हम लोग फोरकास्टिंग की थोड़ी सी बेसिक थ्योरी को कवर कर ले। एंड इफ यू डोंट वांट टू अंडरस्टैंड द थ्योरी, मतलब थ्योरी पार्ट को नहीं सुनना है, यू कैन स्किप एंड डायरेक्टली फाइनेंशियल वाले पार्ट पे चले जाओ। और अगर वहां पे नहीं समझ में आएगा तो आके थ्योरी ही सुन लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं बताऊंगी कि प्रैक्टिकली फोरकास्टिंग होनी कैसे वाली है, राइट। ओके, सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं फोरकास्टिंग मतलब कि क्या होता है। फोरकास्टिंग को हम लोग एजम्पशन भी बोलते हैं। मतलब कि क्या होता है, जब आप लोग अपने पास्ट फाइनेंशियल डेटा का यूज करते हो और उस पे करंट मार्केट के ट्रेंड्स लगाते हो, करंट मार्केट की सिचुएशन को अप्लाई करते हो एंड उसके बेसिस पे ये देखते हो कि आगे कंपनी का फ्यूचर कैसे रहने वाला है, कंपनी के फाइनेंशियल्स किस बेसिस पे परफॉर्म करने वाले हैं, कंपनी कैसे परफॉर्म करने वाली है। मतलब कि बेसिकली हम लोग फ्यूचर का एजम्पशन करते हैं, इमेजिन करते हैं कि किस तरह से चीजें होने वाली हैं एंड ये एक बहुत डिटेल वे में किया जाता है, तो उसको हम लोग फोरकास्टिंग बोलते हैं, ठीक है। फोरकास्टिंग क्यों बनाना जरूरी है, किन लोगों के लिए काम आता है, उसको देखते हैं। बेसिकली बिजनेस ओनर्स के काम आते हैं। बिजनेस ओनर्स फोरकास्टिंग इसलिए करते हैं, मतलब कंपनी का फ्यूचर वो इसलिए देखना चाहते हैं बिकॉज दे वांट टू नो कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो आगे चल के कैसे रहने वाला है, क्या कंपनी इसी तरीके से प्रॉफिट मेंटेन करेगी, क्या कंपनी जो है वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे चलने वाली कि नहीं। ईच एंड एवरीथिंग फोरकास्टिंग के थ्रू हमको पता चलता है, इसलिए बिजनेस ओनर को फोरकास्टिंग की जरूरत होती है। एम्प्लॉयज भी कंपनी का फ्यूचर देखने के लिए फोरकास्टिंग का यूज करते हैं, फोरकास्टिंग की उनको जरूरत पड़ती है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है इन्वेस्टर्स। कॉमन सेंस है, जैसे हम लोगों ने हर बार कवर किया था कि क्या होता है कि आप अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, आप देखना चाहते हो कि भाई मैंने आज पैसा लगाया तो क्या कंपनी आगे 10-5 साल में अगर मैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे इन्वेस्ट कर रही हूँ तो क्या मुझे उस पर रिटर्न मिलेगा कि नहीं। तो मुझे जानना पड़ेगा ना कि कंपनी आगे फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करने वाली है, एंड वो कैसे पता चलेगा जब आपकी कंपनी की फोरकास्टिंग की होगी। तो आप एज अ इन्वेस्टर कंपनी की फोरकास्टिंग का यूज करते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है लेंडर्स। लेंडर्स को क्यों चाहिए रहते हैं, क्योंकि वो कंपनी की क्रेडिट एबिलिटी को देखते हैं। जब भी कोई कंपनी को लोन मिलता है तो जो पर्सन या जो इंस्टीट्यूशन उस कंपनी को, पर्सन तो ऑब्वियसली नहीं देगा, जो इंस्टीट्यूशन उस पर्टिकुलर कंपनी को लोन देखता है वो देखता है कि क्या कंपनी केपेबल रहेगी आगे चल के उसके लोन को रीपे करने के लिए। तो इसलिए आगे चल के कर पाएगी कि नहीं, उसके आगे को देखने के लिए फोरकास्टिंग का वो यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंपनी के एनालिटिक्स देखते हैं, कंपनी की फोरकास्टिंग का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो है कंपनी के स्टॉक मार्केट में, मतलब कंपनी के शेयर का स्टॉक मार्केट में फेयर प्राइस को देखना चाहते हैं, इसलिए वो कंपनी की फोरकास्टिंग को यूज करते हैं, ठीक है। अब क्या रहता है, फोरकास्टिंग जो रहता है वो हम लोगों को कंपनी के 3 चीजों के बारे में इन्फॉर्म करती है। कंपनी का फ्यूचर क्या रहेगा, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहेगी, एंड कंपनी की ग्रोथ के बारे में आंसर करती है। 3 क्वेश्चन रहते हैं, कंपनी का फ्यूचर क्या रहने वाला है, कंपनी कितना प्रॉफिट आगे उम्मीद है जनरेट कर पा रही है, करने वाली है, ठीक है, कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी, इस चीज के बारे में बताता है। एंड कंपनी की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या कंपनी आगे चल के ग्रो रहेगी, क्या कंपनी स्टेबल पोजीशन पे जाएगी या उसकी ग्रोथ डिक्लाइन होगी। ये फोरकास्टिंग के बेसिस पे हमको इन 3 चीजों के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ठीक है, हाउ आर फोरकास्ट यूज्ड। फोरकास्ट को किस किस तरीके से यूज किया जाता है, हम लोगों ने देखा कौन कौन यूज करते हैं ऊपर वाली शीट में। यहाँ पे हम देख रहे हैं फोरकास्ट को किस किस तरीके से यूज किया जाता है। सबसे पहले आ जाता है एनुअल बजटिंग। जब भी आप बजट बनाते हो कंपनी के एक्सपेंसेस से रिलेटेड कि कंपनी कितना खर्चा करने वाली है, तो उसके लिए हमको फोरकास्टिंग करनी पड़ती है। हम ये जो है चीजें एनालाइज करते हैं कि आगे चल के 5 साल में कंपनी की परफॉर्मेंस ऐसी रहने वाली, कंपनी इतना सेल जनरेट करेगी तो हमको इतनी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, इतनी प्रोडक्शन के लिए हमको इतने गुड्स की जरूरत है तो इतना खर्चा हमारा आएगा। तो बेसिकली एनुअल बजटिंग में काम आता है कंपनी का फोरकास्ट। दूसरा आ जाता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में ही मदद करती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने में मदद करती है, अर्निंग की ये गाइडेंस देती है। इन्वेस्टर कम्युनिकेशन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। इन्वेस्टर्स को कम्युनिकेट, जब भी इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग होती है तो उनके साथ कम्युनिकेट करने में मदद करता है कि जब आप फोरकास्ट का प्रिपेयर करते हो पूरी शीट, तो आप इन्वेस्टर्स को दिखा सकते हो कि आपकी कंपनी कितनी ज्यादा केपेबल है एंड प्लीज हमारी कंपनी में आप पैसा डालिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कैश मैनेजमेंट, वेरी बेसिक पॉइंट, ठीक है। इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत थ्योरेटिकल पॉइंट है, कुछ चीजें बहुत ऊपर से जानी है, इसलिए मैं इतनी स्पीड जा रही हूँ। अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही है आप स्लो करके देख सकते हैं। कोई ऐसा पॉइंट रहेगा जो डिटेल में एक्सप्लेन करना है तो मैं उस वहां पे थोड़ा स्पीड स्लो करके उसको डिटेल में एक्सप्लेन जरूर करूंगी, ठीक है। क्या फोरकास्ट रियलेबल होते हैं, क्वेश्चन ऑब्वियसली आएगा कि भाई हम जो है बीइंग एन स्टूडेंट, हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये वाली कंपनी 5 साल बाद कैसे परफॉर्म करेगी, तो क्या मैंने जो बनाया वो रियलेबल है। देखो आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है, जब आप पास डेटा उठा रहे हैं उस पर आपको अपनी मार्केट ट्रेंड्स को लगाना है, ठीक है। पास डेटा उठाओ, मार्केट ट्रेंड्स को लगाओ, तब जाके वो एक फोरकास्ट रियलेबल रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी यहाँ पे मैं पढ़ने वाली हूँ। लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ओके यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ, अगर किसी को इरिटेटिंग लग रहा है यू कैन स्किप, इसलिए पढ़ रही क्योंकि बहुत लोग हो सकता है कि इस पर्टिकुलर नोट्स को चाहते हैं एंड मे बी मेरी राइटिंग समझना है, इसलिए मैं उसको एक बार रीड आउट भी कर लेती हूँ ताकि इट वुड बी बेटर एंड ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द थिंग, ठीक है। लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन यूज फोरकास्टिंग प्रोसेस टू डेवलप इनसाइट्स इनटू द बिजनेस, access the future opportunities, identify risk and redefine strategy that enhance the quality and reliability of the forecast, ठीक है। इस पे ये बोल रहा है बेसिकली कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो रहती हैं वो फोरकास्टिंग का यूज करती है। मेन उनका एम रहता है कि वो अपनी अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं, अपने रिस्क को वो फाइंड आउट करते हैं एंड उस अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजीज को वो चेंज करते रहते हैं। देखो हम लोगों ने, आपको पता नहीं आई डोंट नो कि आपको ये चीज पता होगी कि नहीं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो ये टॉपिक रहता है उसमें हमेशा बोलते हैं स्ट्रेटेजी जो रहती है वो फिक्स नहीं रहती, उसको समय के साथ चेंज करना पड़ता है। तो समय के साथ तभी चेंज कर पाओगे जब आपको पता रहेगा कि आगे के समय में ऐसा क्या होगा कि जिसकी वजह से मुझे अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़े। तो फोरकास्टिंग की मदद से आपको पता चलेगा कि भाई आगे चल के ये अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, ये रिस्क आ सकता है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उस अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज करते हैं एंड दैट with the help of the forecasting, ठीक है।
3 इंपॉर्टेंट वेज रहते हैं यहाँ पे फोरकास्टिंग करने के, ठीक है। सबसे पहले आता है फर्स्टली दे यूज द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा रेदर देन बिल्डिंग द फोरकास्टिंग स्लोली अकॉर्डिंग टू द स्टैटिक डिटेल इंटरनल डेटा दैट आर इजी टू प्रिडिक्ट। देखो क्या होता है कि हम लोगों ने बोला कि हम हमारी पास्ट इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे जिसके बेसिस पे हम हमारी फ्यूचर को वो करने वाले, फोरकास्ट करने वाले हैं, जिसपे हम लोग करंट मार्केट ट्रेंड्स को लगाने वाले हैं। अब इस चीज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप सिर्फ आपकी पास इंफॉर्मेशन को नहीं लोगे, आपको फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा दोनों को ही कवर करना पड़ेगा। देखो फोरकास्टिंग का ना 2 पार्ट में हो जाता है, एक हो जाता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग जब करते हैं ना, वहां पे बहुत सारे लेवल ऑफ डिटेल इन्वॉल्व रहती है, वहां पे बहुत सारी लेवल ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व रहती है। मतलब कि क्या, बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स, बहुत सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है, इंडस्ट्रीज के फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है, आपके देश में क्या चीजें चल रही है, इकोनॉमी में क्या चीजें चल रही है, जीडीपी का क्या रोल है, ईच एंड एवरीथिंग इज कंसीडर, ठीक है। जब कंपनी में फोरकास्टिंग की जाती है वहां पे एक पूरी एनालिटिक्स की टीम रहती है जो पूरी डेटा लेकर आती है और उसके बेसिस पे फोरकास्टिंग की जाती है। ऑब्वियसली ये चीज हम लोग यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग बेसिक क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग करने वाले हैं। एंड क्लास के चलते चलते हम लोग और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, ये जो चीज बोला गया है यही इसके बारे में बोल रहा है करके आप फाइनेंशियल डेटा भी लेते हैं और नॉन फाइनेंशियल डेटा लेते हैं। सिर्फ कंपनी का इंटरनल डेटा नहीं लेते बट मार्केट का भी डेटा लेते हैं। ये थ्योरी पार्ट है इसलिए मैं इसको यहाँ पे कवर कर रही हूँ। लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन द की डायनेमिक इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिजनेस ड्राइवर्स दैट कंसर्न मैनेजमेंट। मैंने बताया था कि हम लोग इंटरनल मैटर्स को भी लेते हैं और एक्सटर्नल चीजों को भी लेते हैं जो कि एक मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जरूरी रहता है कंसीडर करना जब भी आप फोरकास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। क्रिटिकल इश्यूज सच एज कस्टमर डिमांड, देखो ये एक एक्सटर्नल डेटा हो गया, कस्टमर की डिमांड। अभी हम लोग फोरकास्टिंग करेंगे तो हमारे पास ये सारे डेटा अवेलेबल नहीं होंगे। इन सब डेटा जो रहता है, जब कंपनी में फोरकास्टिंग की रहती है पूरी एक टीम रहती है जो ये डेटा लेकर के आती है। अब कस्टमर डिमांड हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, हमको बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। अपनी खुद की कंपनी की पोजीशन क्या है, इंडस्ट्री की पोजीशन क्या है, कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की पोजीशन अभी मार्केट में क्या है। अब देखो जब कोविड-19 आया था तब 2020 में मास्क की जो रिक्वायरमेंट थी वो बहुत ज्यादा थी, तब कस्टमर डिमांड ज्यादा थी क्योंकि हम लोगों को बाहर के सिनेरियोस को देखना पड़ा। बाहर के सिनेरियोस में मार्केट में मास्क की डिमांड ज्यादा थी, उसके पहले उतनी नहीं थी और अभी भी उतनी नहीं है जितनी 2020 में थी, ठीक है। तो ये चीज हो गया, कस्टमर डिमांड जो रहता है, ये जो डेटा रहता है बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके लिया जाता है। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटर्स की एक्टिविटी, उसी से रिलेटेड कि कॉम्पिटिटर किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है। सो ये कुछ चीजें रहती है जो डिफिकल्ट रहती है इन डेटा को ऑब्टेन करना और उनको प्रिडिक्ट करना। तो इसके लिए वहां कंपनी में ये होता है, आपको नॉलेज पर्पस के लिए बता रही हूँ बट यहाँ पे प्रैक्टिकली हम इसको नहीं देखने वाले हैं। दिस मेजर प्रोवाइड ग्रेटर वैल्यू एंड इंसाइट इनटू द बिजनेस एनवायरनमेंट देन प्योरली इंटरनल डेटा। सिर्फ अपना खुद का इंटरनल डेटा यूज करके फोरकास्ट कर लेने से ज्यादा बेटर होता है पूरे डेटा को यूज करो ताकि आपका फोरकास्ट ज्यादा रिलायबल बने और ज्यादा आपको वैल्यू जनरेट करके दे, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो फैक्टर, हम लोग क्या देख रहे हैं, 3 इंपॉर्टेंट वेज देख रहे हैं, एक क्वालिटी और रिलायबल फोरकास्ट को। तो रिलायबल कब होगा, जब आप बाहर के भी फैक्टर्स को कंसीडर करोगे। सेकेंड आ जाता है आपका स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस एंड कंट्रोल। फोरकास्टिंग डेटा इज डिराइव फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। फोरकास्टिंग करने के लिए जो डेटा रहता है वो अलग अलग सोर्सेज से उठाया जाता है। द पोटेंशियल फॉर इनएक्यूरेसी इज हाई। कॉमन सेंस की बात है, बहुत सारी जगह से आप बहुत सारा डेटा लगा रहे हो तो इनएक्यूरेट होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस एंड कंट्रोल आर नीडेड टू एंश्योर द डेटा रियलिटी। इसलिए जब आप फोरकास्टिंग कर रहे हो तो उस डेटा पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, वहां पे बहुत एक्सपर्ट्स प्रेजेंट होने चाहिए जो इस डेटा को लेकर आ रहे हैं ताकि आपका डेटा रियलेबल हो। जितना ज्यादा डेटा रियलेबल होगा उतनी ज्यादा अच्छी और उतनी ज्यादा रियलेबल आपकी फोरकास्टिंग होने वाली है, ठीक है। Finance functions manage and monitor the process data definitions and controls of the months and consign rigor and they should bring a similar discipline forecasting. Indeed, leading organizations have adopted rigorous governance and control practices around their forecasting processes. ये वही चीज बोल रहा है कि भाई आपको जो है अपनी उस पे
ध्यान देना पड़ेगा जो भी डेटा आपका आ रहा है। मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में इसको समझा रही हूँ, आपको बहुत इजी वे में समझा रही हूँ कि भाई आपको गवर्नेंस रखनी पड़ेगी आपके डेटा जहां से भी आ रहा है, ताकि वो डेटा जितना रियलेबल होगा उतनी ज्यादा आपकी फोरकास्टिंग रियलेबल होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपको अनसर्टेनिटीज के साथ डील करना है। बहुत ज्यादा बेसिक पॉइंट है। डिस्पाइट मेजर टू एनहेंस द डेटा क्वालिटी फोरकास्टिंग इज स्टिल डिफिकल्ट। हम लोगों ने पहले पॉइंट पे देखा, दूसरे पॉइंट पे देखा। पहले पॉइंट पे ये देखा कि डेटा को जगह जगह से लाओ, दूसरे पॉइंट पे देखा कि उसको रियलेबल करो डेटा को। थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि इतना सब करने के बावजूद भी फोरकास्टिंग जो रहती है वो डिफिकल्ट रहती है और बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। कॉमन सेंस की बात है, देखो पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया, मैं फिर से इस चीज को रिपीट करती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप अभी प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे वहां पे आपको समझ में आएगा। आप फोरकास्टिंग कर रहे हो, आप देख रहे हो कि आगे चल के 5 साल में मेरी कंपनी कैसे परफॉर्म करने वाली है, तो ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। आपकी इंडस्ट्री में कंडीशन क्या चल रही है, आपकी इकोनॉमी में कंडीशन क्या चल रही है, उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मेक माई ट्रिप हो गया, goibbo.com हो गया, ये सारे जो कंपनीज है, क्या 2022 में ये फोरकास्टिंग करते तो उस बेसिस पे जाता क्या? सिर्फ अपने डेटा, मतलब अपने डेटा का यूज करके वो फोरकास्टिंग करते तो सही जाता क्या? नहीं जाता, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड चल रहा था और उस समय पता ही नहीं चल रहा था कि कितना वो और एक्सटेंड होने वाला है। हर समय नोटिस आता था कि वो और एक्सटेंड हो रहा है और एक्सटेंड हो रहा है। तो इट मीन्स कि उन लोगों को जब अपनी फोरकास्टिंग कर रहे थे तो एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ा। मार्केट में क्या चल रहा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है, हर एक चीज को देखना पड़ा। ठीक है, भले आपकी एक कंपनी है वो डोमेस्टिक कंपनी है, लेकिन स्टिल उसको इंटरनेशनल फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फैक्टर्स हमारी इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। एंड इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट करने के चक्कर में वो हमारी पर्सनल कंपनी जो डोमेस्टिक कंपनी है उसको भी अफेक्ट करता है। तो फोरकास्टिंग एक ऐसी चीज रहती है जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। तो क्या मैम अभी हम लोग जो क्लास में प्रैक्टिकल करने वाले हम लोग इतना डिटेल में करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास उतना डेटा ही नहीं अवेलेबल होगा। अगर आप बोलोगे तो बहुत रियल एजम्पशन बेसिस पे उसको किया जा सकता है, बट वो उतना रियलेबल नहीं होगा, तो कोई सेंस नहीं है। इसलिए डायरेक्टली हम लोग क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग करेंगे, मतलब कि हम लोग हमारे इंटरनल डेटा का यूज करेंगे, कंपनी का जो खुद का डेटा है, फोरकास्टिंग की कंडीशंस लगाएंगे एंड उसके बेसिस पे हम लोग फोरकास्ट करने वाले हैं। एक्सटर्नल डेटा को हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि डेटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन अवर फोरकास्ट? टुडे द फोकस इज ऑन द हिस्टोरिकल डेटा, फोकस शुड बी इंस्टेड ऑन द स्ट्रेटेजिक इंडिकेटर्स। देखो अभी का क्या बोला गया है, लोगों का फोकस रहता है कि हम लोग हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे आगे कर लेंगे। यही पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अभी इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया, वो यही पॉइंट बोल रहा था कि लोग हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर बेसिस पे फोरकास्टिंग आगे की कर लेते हैं, बट हमको स्ट्रेटेजिक इंडिकेटर्स करना पड़ता है। लेकिन हमारी क्लास में हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग एक बेसिक फोरकास्टिंग की टेक्निक सीख लेते हैं कि अगर इंटरनल डेटा है तो उसकी फोरकास्टिंग कैसे की जाएगी। ठीक है, रूल्स ऑफ फोरकास्टिंग। अच्छा, आई थिंक सो ये वाले रूल्स ऑफ फोरकास्टिंग ना मैंने पहले भी क्लास में कवर किए हैं, बट स्टिल इन पर्टिकुलर रूल्स को मैं यहाँ पे कंप्लीट करने वाली हूँ एंड फिर से कवर करने वाली हूँ। सबसे पहला रूल होता है फोरकास्टिंग का ध्यान रखना। अब देखो इतनी जल्दी ऊपर की क्लास मैंने निपटा ली थी, मतलब पहले की क्लास शुरू की क्लास मैंने निपटा ली थी। अभी यहां से जो क्लास शुरू होगी अब मैं उसको डिटेल में करने वाली हूँ, ध्यान से आपको सुना रहेगा। रूल्स ऑफ फोरकास्टिंग में सबसे पहले आता है हॉकी स्टिक इफेक्ट। मतलब कि क्या? बी कंसिस्टेंट विद द पास्ट परफॉर्मेंस एंड अवॉइड स्ट्रॉन्ग स्पाइक्स एट द बिगिनिंग ऑफ द फोरकास्ट पीरियड। देखो अगर आज की डेट में, अभी 2024 चल रहा है, ठीक है, अगर मैं अभी में किसी भी मास्क बनाने वाली कंपनी का डेटा उठाऊं और उसकी पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट करूं तो डेफिनेटली गलत आएगा। क्यों? 2021 में अचानक से मास्क की डिमांड बूम कर गई, 2020 में बूम कर गई, फिर 2021 में थी, फिर 22 में थोड़ी लो हुई, 23 में और कम हो गई। ठीक है, तो क्या इसके बेसिस पे रियलेबल फोरकास्टिंग होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 2020 में क्या हुआ, अचानक से कोविड आने की वजह से मास्क की डिमांड बूम हो गई थी, मतलब स्पाइक आ गया, शूट कर गई उसकी डिमांड। तो ये होता है, हम लोग बोलते हैं कि आपकी जो सेल है नॉर्मल चलती और अचानक से डिमांड शूट कर जाती है, तो उसको हम लोग हॉकी स्टिक इफेक्ट बोलते हैं, जिसको
आपको कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई भी मान के चलो, एकदम लेमन एग्जांपल लेते हैं, एक एबीसी लिमिटेड है जिसकी सेल थी 10 मिलियन 10 मिलियन 10 मिलियन, अचानक से मार्केट कंडीशन ऐसे शिफ्ट हुए जैसे कोविड का हुआ, उसमें 50 मिलियन उसकी सेल हो गई, फिर उसकी हुई 40 मिलियन, फिर उसकी 30 मिलियन, फिर 20 मिलियन। तो क्या ये स्पाइक को कंसीडर किया जाएगा? नहीं। आपको अपने पास परफॉर्मेंस के साथ कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। जो भी स्ट्रॉन्ग स्पाइक्स आते हैं बिगिनिंग ऑफ द फोरकास्ट पीरियड में, उसको इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है। द फर्स्ट रूल यू शुड रिमेंबर इज दैट गुड फोरकास्ट फॉलो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस एंड करेंट इंडस्ट्री आउटलुक। वही चीज को रिपीट बोला गया। इंडस्ट्री आउटलुक मतलब कि क्या होते हैं? केयरफुली स्टडी द एनालिसिस ऑफ द इंडस्ट्रीज ओपिनियन लीडर्स एंड प्लान अकॉर्डिंगली। इंडस्ट्री के लीडर्स क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री किस बेसिस पे परफॉर्म करती है, आपकी कंपनी कौन सी इंडस्ट्री में, उसका एनवायरनमेंट क्या बोलता है, उसके लीडर्स क्या बोलते हैं कि भाई ये इंडस्ट्री आगे कैसे परफॉर्म करेगी, उस चीज को भी आपको अपनी फोरकास्टिंग में कंसीडर करना पड़ेगा। मेक श्योर दिस सिनेरियोस इन योर मॉडल रिफ्लेक्ट एक्सपेक्टेड इंडस्ट्री डेवलपमेंट। भाई इंडस्ट्री के लीडर्स जो रहते हैं वो ये बोल रहे हैं करके ये इंडस्ट्री इतना इतना डेवलप करेगी, आपका मॉडल कुछ और ही बोल रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है, जो लीडर्स बोल रहे हैं दैट वुड बी मोर रियलेबल, क्योंकि उन लोगों ने प्लान बेसिस पे किया है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपका जो मॉडल है वो ज्यादा रिलेट करता है, ठीक है, आपके इंडस्ट्री के लीडर्स के मॉडल से। ठीक है। रीड एक्सपर्ट ओपिनियन एंड एनालाइज फ्रॉम द इंडस्ट्री डिटेल एनालिटिक्स। ये सब कहाँ से आएगा डिटेल? आपको एक्सपर्ट के ओपिनियन देखने हैं, लोग बहुत सारी उस पर कमेंट करते हैं कि इस तरह से इंडस्ट्री का जाने वाला है चीजें, तो वो सारी डिटेल आपको वहां से निकालनी पड़ेगी। ट्राई टू इनकॉर्पोरेट देयर गाइडलाइंस इन द ओवरऑल टर्न ऑफ द सिनेरियोस यू बिल्ड। आप जो वो गाइडलाइंस दे रहे हैं ना, उनकी जो थिंकिंग है उस बेसिस पे आप अपने मॉडल को सोचकर बनाओ, उसकी गाइडलाइंस को यूज करके अपने मॉडल को सोच के बनाओ। जब आप वैसे करेंगे तो उनसे आपका मॉडल जो है कंप्लाई करेगा, मतलब उनके जैसा उनका मॉडल रहेगा उसी बेसिस पे आपका मॉडल बनेगा, तो वो ज्यादा रियलेबल होने वाला है। प्लेइंग विद द नंबर्स, इसका मतलब कि क्या होता है, आपको अपने मॉडल को बनने के बाद एक क्लोजर लुक देना रहेगा कि उसमें ऐसी कोई स्ट्रेंज थिंग तो नहीं है। इफ यू प्रेजेंट योर मॉडल टू समबडी एंड देयर इज एन assumption, he will try to challenge as unreasonable। कॉमन सेंस की बात है, फोरकास्टिंग एक ऐसी चीज है जो हम लोग एक एजम्पशन बेसिस पे चल रहे हैं, मतलब कि हम सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, तो जो आप सोच रहे हो ना वो मतलब उसको मैं अगर शॉर्ट आसान से वर्ड में बोलूँ ना, तो वो एकदम फालतू सा सोचना नहीं चाहिए, उसके पीछे एक बैकिंग होनी चाहिए कि मेरी ये सोच की वजह से ये डेटा है जो मुझे फोर्स करता है कंपनी के फ्यूचर के बारे में ऐसा सोचने के लिए। मतलब कि अगर मैं सोचूं कि ये कंपनी आगे चल के डूबेगी, तो हो सकता है कि डेफिनेटली चांसेस रहेंगे कि लोग आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे, भाई तुझे क्यों ऐसा लगता है कि ये कंपनी डूबने वाली है। तो आपके पास वो बैकिंग होनी चाहिए, वो डेटा होना चाहिए जो बोलेगा कि यार इस डेटा के बेसिस पे मैंने फोरकास्टिंग की, और वो डेटा बोलता है कि आगे चल के कंपनी जो है लॉस में जाने वाली है। तो आपके पास एक बैकिंग होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग रियलेबल डेटा की। आप फालतू में कुछ भी एजम्पशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, सो मेक श्योर योर एजम्पशन आर इजिली डिफेंसिबल एंड लॉजिकल। मैं वही बोल रही हूँ, इलॉजिकल नहीं होना चाहिए आपकी एजम्पशन, लॉजिकल होना चाहिए, आपका डिफेंड कर सकते हो आप अपने मॉडल को, ऐसा मॉडल आपको प्रिपेयर करना रहेगा। ठीक है। कैसे करेंगे इसको हम लोग देखेंगे आगे प्रैक्टिकल में। ठीक है, डोंट वरी, एंड तक के बने रहे। नेक्स्ट आ जाता है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। बिल्ड अ forecast that takes into account the stage of development of the firm। स्टार्टअप है, ग्रोथ है, मैच्योर है। ओके, आपको ये देखना है कि आप जिस भी कंपनी का फोरकास्टिंग कर रहे हैं, आपको देखना है वो कंपनी अभी किस पोजीशन में खड़ी है। ऐसा क्यों? देखो, अगर आप स्टार्टअप कंपनी की फोरकास्टिंग कर रहे हो, उसके आगे के 5 साल अलग होने वाले हैं, उसकी ग्रोथ ही ग्रोथ होने के चांसेस रहेंगे। अगर आप मैच्योर कंपनी की देख रहे हो तो उतनी ग्रोथ नहीं होगी जितनी कि स्टार्टअप कंपनी की हुई, या उतनी ग्रोथ नहीं होगी जितनी पहले उसकी ग्रोथ हो रही थी, क्योंकि वो एक मैच्योरिटी स्टेज में आ गया है। और उसके बाद आप एक ग्रोथ कंपनी का देख रहे हो, तो डिपेंड करता है आप किस कंपनी का आप फोरकास्टिंग कर रहे हो, वो कंपनी किस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है, स्टार्टअप है, ग्रोथ मॉडल है, या मैच्योर हो चुकी है। इट इज नॉर्मल टू फोरकास्ट दैट अ स्टार्टअप फर्म विल बर्न कैश इन 1 year एंड विल रीच ब्रेक इवन एंड 2 or 3 year। ठीक है, मतलब कि क्या होती है, एक स्टार्टअप कंपनी जो रहता है ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब जहां पे ना उसको प्रॉफिट हो रहा है, ना कैश न लॉस जनरेट हो रहा है, वो सीन जो रहेगा वो उसका 2-3 साल में आने वाला है। तो उसकी जो फोरकास्टिंग रहेगी वो अलग रहेगी। बर्न कैश मतलब
अपना पूरा कैश खत्म कर देगी, वो एक ही साल में खत्म कर देगी, ऐसे भी चांसेस रहते हैं स्टार्टअप कंपनीज के, ठीक है। तो उनकी फोरकास्टिंग अलग वे में होगी। अगर ग्रोथ या मेच्योर कंपनी का देखा जाए, अब मेच्योर कंपनी डेट बर्न कैश इन ईयर 1 इज मोर देन कंसर्निंग, मतलब कि आप खुद सोचो, एक कंपनी मेच्योरिटी स्टेज में आ गई, वो उसने इतना ग्रोथ कर लिया कि अब वो एक मेच्योरिटी स्टेज में आ गई, इससे ज्यादा वो ग्रोथ नहीं करेगी। तो आप सोचो, अगर वो कंपनी की अभी एक ऐसी सिचुएशन है कि एक साल में उसका पूरा कैश बर्न हो जाता है, तो वो कितना क्रिटिकल सिचुएशन है उस कंपनी का, उस पर हमको कितना ध्यान देना पड़ेगा, उस चीज के बारे में बोला गया है। तो मेच्योर कंपनी का एक ही साल में कैश बर्न हो रहा है, बहुत बड़ी रिस्क की बात है, बहुत कंसर्न की बात है। स्टार्टअप का हम सुनते हैं, स्टार्टअप आया, जरूरी नहीं हर स्टार्टअप इतना सक्सेसफुल जाए, साल भर में वो फुस हो जाता है, उसी के बारे में बोल रहे हैं। मेच्योर कंपनी शुड हैव स्टेबल कैश फ्लो दैट आर स्टिल ग्रोइंग बट देयर ग्रोथ स्लोज डाउन। वही चीज बोला गया कि अगर एक कंपनी है जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में, ग्रोथ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में, तो उसकी ग्रोथ हम लोग बहुत मैक्सिमम इमेजिन कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। बट एक कोई ऐसी कंपनी है जो मेच्योरिटी स्टेज में आ गई, हम लोग उसकी मैक्सिमम ग्रोथ का एज्यूम नहीं कर सकते। नो डाउट वो ग्रो करेगी, नो डाउट उसके स्टेबल कैश फ्लोज रहने वाली है, लेकिन उसकी जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाएगी, उतनी वे में ग्रोथ नहीं करने वाली है जितनी वो अभी कर रही है, ठीक है। मोस्ट मॉडलर यूज 10-year मॉडल फॉर द स्टार्टअप एंड फॉर ग्रोइंग बिजनेसेस। स्टार्टअप और ग्रोइंग बिजनेस के लिए हम लोग बेसिकली 10-year मॉडल का यूज करते हैं, ताकि हम लोग जो रहता है एक उनको दे सके, मौका दे सके उस कंपनी को अपने मेच्योरिटी स्टेज में आने का। स्टार्टअप कंपनीज टेक टाइम टू कम एट देयर मेच्योरिटी स्टेज, ठीक है। ग्रोथ कंपनीज टेक टाइम, ठीक है। तो उनको थोड़ा लंबे समय की फोरकास्टिंग है, ऐसे नहीं भैया तू 2 साल में मेरे को रिजल्ट शो करके दे। कोई भी स्टार्टअप कंपनी इतना तुरंत रिजल्ट नहीं शो कर दे, नहीं करके दे सकती, उसको एटलीस्ट 5-10 साल का टाइम चाहिए रहता है उस इंडस्ट्री में सेट होने के लिए, उस मेच्योरिटी स्टेज में आने के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं। क्यों स्ट्रेटेजिक बेसिस पे, आप मेरे को बताओ कि हम लोग क्यों फोरकास्टिंग करने वाले। स्ट्रेटेजिक बेसिस पे बताया जाए ना, तो हम लोग 3 केसेस को ध्यान में रखना चाहते हैं। हम लोग देखना चाहते हैं कंपनी का बेस्ट केस क्या हो सकता है, क्या बेस्ट हो सकता है कंपनी के लिए। दूसरा देख सकते हैं क्या वर्स्ट केस हो सकता है, कंपनी बुरे से बुरा क्या हाल हो सकता है कंपनी का। एंड मोस्ट लाइकली केस, मोस्ट पॉसिबल केस क्या हो सकता है कंपनी का, वो देखना चाहते हैं। मतलब ये कंपनी इस लेवल पे है, ज्यादा अच्छा से अच्छा उसका इतना हो सकता है, बुरा से बुरा इतना गिन सकते हैं। मोस्ट लाइकली केस मतलब आगे कितना वो डेवलप कर सकती है, ठीक है। डायमेंशंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ बिजनेस, ठीक है। फोरकास्टिंग कर रहे हो तो डायरेक्टली जंप आउट थोड़ी कर सकते हो, एक्सेल शीट पे का फोरकास्टिंग करने लगे, डेटा बाहर से ले रहे हो, उस बाहर का डेटा उठा रहे हो, इंडस्ट्री की रिपोर्ट देख रहे हो, एनालिटिक्स का रिपोर्ट देख रहे हो, वो सब चीजें गई बाहर में, तेल लेने गई वो सब चीजें। पहले तो आप खुद जिस कंपनी का फोरकास्टिंग कर रहे हो उसके बिजनेस को समझो, उसके बिजनेस मॉडल को समझो कि एक्चुअली वो क्या है, उसी के बेसिस पे आप फोरकास्टिंग रियलेबल तरीके से कर पाओगे। बिजनेस मॉडल जो रहता है, हाईलाइट द की ड्राइवर्स ऑफ द कंपनी, provide insights into the relationship between the revenue and cost and how they relate in terms of the company operation। आपको कंपनी के बिजनेस को समझना पड़ेगा, इसलिए उसके बिजनेस मॉडल को समझो, उनके की ड्राइवर्स को समझो, बिजनेस का क्या की ड्राइवर्स है, क्या उसके रिवेन्यू के फैक्टर्स हैं, क्या उसके कॉस्ट के फैक्टर्स हैं, उनके बीच कैसा रिलेशनशिप है, क्या कंपनी का प्रोडक्ट है और क्या कंपनी की सर्विसेज है जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ठीक है। किस प्रोडक्ट और सर्विसेज में कंपनी डील करती है। मल्टीपल company operate in same general market space but their specific business model and profit drivers are different। मतलब कि क्या होता है, एक इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज होती है, ठीक है। कोई कंपनी ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करती है, कोई कंपनी कम प्रॉफिट जनरेट करती है। यही चीज बोला जा रहा है कि बहुत सारी कंपनियां सेम मार्केट स्पेस में, जनरल मार्केट स्पेस में तो कवर करती है, लेकिन उनका बिजनेस मॉडल, मतलब कि उनके प्रोडक्ट, उनकी सर्विसेज, उनके बिजनेस करने का तरीका कुछ ऐसा स्पेशल डिफरेंट रहता है जो बाकी कंपनी से अलग रहता है, और उनके प्रॉफिट ड्राइवर्स भी अलग रहते हैं जो उनको एक अलग स्टैंड आउट पोजिशन देते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी कंपनी की पोजिशन क्या है, उनका बिजनेस पोजीशन क्या है, उसके बारे में आपको समझना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेटिंग मॉडल, मतलब कि क्या, कंपनी की फिलोसॉफी, अप्रोच एंड मेथड ऑफ ऑपरेशन। बेसिकली कंपनी के ऑपरेशन से रिलेटेड पूरी डिटेल को आपको समझना रहेगा फोरकास्टिंग करते समय। देखो, ये जो इंफॉर्मेशन मैं अभी पूरी थ्योरी की क्लास में दे रही हूँ ना, ये एक वाइडर पर्सपेक्टिव से दे रही हूँ।
जब आप फाइनली एक कंपनी पे एज अ फाइनेंशियल मॉडलिंग वाली स्किल सीख के एंटर करने वाले हैं, तब आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप फोरकास्टिंग की चीज को परफॉर्म कर रहे हैं। आज की क्लास में मैंने बोला कि हम लोग इसको ऐसे पूरा परफॉर्म नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है, ठीक है। मैं इस चीज को रिपीट बेसिस पे इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको बाद में ये ना लगे कि यार मैंने इतनी सारी चीजें बोली लेकिन परफॉर्मेंस में वो चीजें नहीं कराई, तो आप कमेंट सेक्शन पूरा भर न दे कि मैम ये क्यों नहीं कराया। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि उसके पीछे रीजन है, हमारे पास डिटेल उतनी नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्पिटिटिव पोजीशन। ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखना पड़ेगा डिस्क्राइब हाउ योर कंपनी परफॉर्म इन कंपैरिजन टू द कॉम्पिटिटर्स। देखो ये तो बहुत, ये आप किसी भी फील्ड पे चले जाओ, आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाली फील्ड में जाओ, आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, कोई भी डिग्री कर रहे हो, जहां कंपनी का टॉपिक आया उसको समझने से रिलेटेड बात हो गई, उससे रिलेटेड कुछ भी बात हुई, ये चीज तो हमेशा बोली रहेगी कि भाई कंपनी तो ये देख तो अपने कॉम्पिटिटर से कैसे परफॉर्म करती है। तो ये चीज तो एनीवेज इंपॉर्टेंट है और उसको बार बार रिपीट करने का कोई सेंस नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हाउ टू अंडरस्टैंड द बिजनेस। आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना रहेगा, एनालिटिकल्स रिपोर्ट जो आती है, मिनट्स आते हैं मीटिंग के, वो सब चीजें समझनी रहेगी। क्यों? आप फोरकास्टिंग कर रहे हो, आपकी मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो रहती है वो बताती है कि मीटिंग में क्या क्या डिसीजन लिए गए, और डिसीजन तो फ्यूचर के लिए लिया जाता है, तो फोरकास्टिंग करते समय आपको वो भी देखना रहता है, ठीक है। ट्रेड जर्नल्स, वेब रिसर्च, इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस, ये सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा जब भी आप फोरकास्टिंग को कवर कर रहे हैं। अच्छा, अभी ये जो क्लास है पूरी 30 मिनट्स की जा चुकी है, ठीक है, एंड 30 मिनट से भी ज्यादा हो गई, मतलब आधे घंटे से ज्यादा हो गई है। अब इसके बाद जो आता है वो फाइनली हम लोग देखने वाले हैं कि प्रैक्टिकल क्या हैगा। एक्सेल में परफॉर्म करने से पहले थोड़ी सी चीज हम लोग को देखनी रहेगी रेवेन्यू से रिलेटेड, ठीक है, कि सॉरी मतलब कि फोरकास्टिंग पीएनएल आइटम्स, फोरकास्टिंग बैलेंस शीट आइटम, इसलिए मेरे मुंह से रेवेन्यू निकल गया। मतलब हम लोग बेसिकली ये देखने वाले कि एक एक आइटम किस तरीके से फोरकास्ट के रहेंगे, उसकी 3-4 लाइन की थ्योरी है जिसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ऐसे ऐसे होता है, एंड फिर उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने वाले हैं। तो आई थिंक सो कि अभी 30 मिनट से ज्यादा की क्लास ऑलरेडी थ्योरी की हो गई है, एंड इसके बाद अब प्रैक्टिकल शुरू करना तो मुझे नहीं लगता कि उतनी ज्यादा एफिशिएंट बेसिस पे आप प्रैक्टिकल को कर पाएंगे। इसलिए हम एक काम करते हैं, फोरकास्टिंग का पार्ट 2 रखते हैं जहां पे हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द थ्योरी सेशन ऑफ द फोरकास्टिंग, एंड नेक्स्ट सेशन में हम लोग करने वाले हैं फाइनली प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, एंड हम फोरकास्टिंग करने वाले हैं, मतलब हम लोग देखने वाले हैं कि इस कंपनी का आगे 5 साल का डेटा, आगे 5 साल बाद कंपनी कैसे परफॉर्म करने वाली है। Isn't it interesting? According to me it is. So stay tuned. Thank you so much for watching the video till the end. यहाँ तक बने हुए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करने वाले हैं।